नमस्कार दोस्तों, एम लक्ष्मीकांत में एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे हैं भाग संख्या 9 और उसमें हम पढ़ेंगे राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा जिसको हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। संविधान के भाग संख्या 17 में अनुच्छेद 343 से 351 से संबंधित उपबंध हैं। इनके उपबंधों को 4 शीर्षकों में विभाजित किया गया है। संघ की राजभाषा, क्षेत्रीय भाषाएं और न्यायपालिका और विधि के पाठ भाषा, इसके अलावा अन्य विशेष निर्देशों की भाषाएं सम्मिलित हैं। तो भाग 343 से 351 के तहत 4 चैप्टर्स दिए रखे हैं। पहले चैप्टर का नाम है संघ की भाषा, दूसरे चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय भाषाएं, तीसरे का न्यायपालिका और विधि के पाठ की भाषा, और चौथा है अन्य विशेष निर्देशों की भाषा। अब हम समझेंगे सबसे पहले चैप्टर की बात, संघ की भाषा। संघ की भाषा के संबंध में संविधान के निम्नलिखित उपबंध हैं। पहला, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की ही भाषा है, परंतु संघ द्वारा आधिकारिक रूप से प्रयोग की जाने वाली संख्याओं का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा, न कि देवनागरी। अब देखिए, पहले संघ की भाषा में क्या कहा गया है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की भाषा है, परंतु संघ द्वारा आधिकारिक रूप में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है भाषा की संख्याओं का रूप जो है अंतर्राष्ट्रीय होगा, न कि देवनागरी। दूसरा, हालांकि संविधान प्रारंभ होने के 15 वर्षों यानी 1950 में जब लागू हुआ तो उससे 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग आधिकारिक रूप उन प्रयोजनों के लिए जारी रहेगा जिनके लिए 1950 से पूर्व उनका उपयोग होता था। इसके अलावा 15 वर्षों के उपरांत भी संघ प्रयोजन विशेष के लिए अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा संविधान लागू होने के 5 वर्ष पश्चात व पुनः 10 वर्ष पश्चात राष्ट्रपति एक आयोग की स्थापना करेगा जो हिंदी भाषा प्रगामी प्रयोग के संबंध में अंग्रेजी के प्रयोग को सीमित करने और अन्य संबंधित मामलों में सिफारिश करेगा। यह संघ की भाषा में स्पष्टतः लिखा हुआ है। इसके अलावा आयोग की सिफारिशों के अध्ययन व राष्ट्रपति को इस संबंध में अपने विचार देने के लिए एक संसदीय समिति गठित की जाएगी। ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। आयोग में एक अध्यक्ष और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधि होंगे। दूसरा, समिति में 30 सदस्य होने थे, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से सदस्य होने थे, और जिनका चुनाव जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किया जाना था। कौन सी समिति की बात करें जिसमें 30 सदस्य होंगे, तो ये समिति जो है आयोग की सिफारिशों के अध्ययन राष्ट्रपति को इस संबंध में विचार देने के लिए समिति होगी, उसकी बात हो रही है। इसके अनुसार 1955 में राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। कब किया? 1955 में। आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। 1957 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में बनी संसदीय समिति ने इस रिपोर्ट की समीक्षा की। हालांकि 1960 में दूसरे आयोग जिसकी कल्पना संविधान में की गई थी का गठन नहीं किया गया। इसके परिणाम स्वरूप संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 को अधिनियमित कर दिया। इसमें संघ के सभी कार्यों व संसद की कार्यवाही में अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने 1965 के बाद भी ठीक, और साथ ही हिंदी के प्रयोग का उपबंध बनाया। क्योंकि ध्यान देने की बात यह है कि ध्यान देने की बात ये थी कि इसमें अंग्रेजों के प्रयोग के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। 1967 के कुछ विशिष्ट मामलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य करने के लिए इसमें संशोधन किया गया। अब हम समझते हैं क्षेत्रीय भाषाएं। दूसरा जो चैप्टर है 343 से 351 के दरमियान वो है क्षेत्रीय भाषाएं। संविधान में राज्यों के लिए कोई किसी विशेष का उल्लेख नहीं है क्षेत्रीय भाषाओं के लिए।
इस संबंध में कुछ निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। पहला, राज्य की विधायिका उस राज्य में एक या एक से अधिक भाषा अथवा हिंदी का चुनाव कर सकती हैं जब तक यह न हो कि उस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी होगी। मतलब ये किसी राज्य की विधायिका जो हैं उस राज्य के उस राज्य में किसी एक या एक से अधिक भाषा अथवा हिंदी का चुनाव कर सकती हैं जब तक यह न हो उस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी होगी। अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है तब तक वो क्षेत्रीय भाषाओं को नहीं चुन पाएंगे, अन्यथा वो चुन सकते हैं। इसके अलावा इस उपबंध के अंतर्गत अधिकांश राज्यों ने मुख्य क्षेत्रीय भाषा को अपनी औपचारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, अधिकांश राज्यों ने मुख्य क्षेत्रीय भाषा अपने किया। जैसे उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश ने तेलुगु को, ठीक है, केरल ने मलयालम को, असम में असमिया को, पश्चिम बंगाल में बंगाली को, ओडिशा में ओडिया को अपनाया। ठीक, और 9 उत्तरी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान ने हिंदी को अपनाया। गुजरात ने गुजराती के अतिरिक्त हिंदी को अपनाया। उसी प्रकार गोवा ने कोंकणी के अतिरिक्त मराठी व गुजराती को अपनाया। जम्मू कश्मीर ने कश्मीरी को नहीं, उर्दू को अपनाया। इसके अलावा दूसरी ओर कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे मेघालय और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ने अंग्रेजी को स्वीकार किया। मेघालय ने भी, अरुणाचल प्रदेश ने भी और नागालैंड ने भी अंग्रेजी को स्वीकार किया। ध्यान देने की बात यह है कि राज्यों द्वारा भाषा का चुनाव संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं तक ही सीमित नहीं है। भाषा का चुनाव वो किसी भी आधार पर कर सकते हैं। 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषा के आधार पर कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा कुछ समय के लिए केंद्र और राज्यों के मध्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य संपर्क के रूप में संघ की भाषा इस्तेमाल की जा सकती है। संघ की राजभाषा यानी अंग्रेजी का प्रयोग होगा, परंतु दो या दो से राज्य परस्पर संवेदन के लिए हिंदी के प्रयोग यानी अंग्रेजी के स्थान पर के लिए स्वतंत्र होंगे। जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार ने ऐसे समझौते किए। इसके अलावा राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार संघ व गैर हिंदी भाषी राज्यों, वे राज्य जहाँ हिंदी नहीं है, के मध्य अंग्रेजी संपर्क भाषा होगी। इसके अतिरिक्त जहाँ हिंदी व गैर हिंदी के बीच में संपर्क की भाषा, मतलब हिंदी व गैर हिंदी राज्यों के बीच संपर्क की भाषा हिंदी है, वहाँ से संवाद अंग्रेजी में भी अनुवादित किए जाएंगे। इसके अलावा तीसरा बिंदु जो प्रांतीय भाषाओं के लिए है, जब राष्ट्रपति यदि मांग करें तो इस बात पर संतुष्ट हो कि किसी राज्य की जनसंख्या का अधिकतर भाग उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता चाहता है तो वो ऐसी भाषा को राज्य की औपचारिक भाषा के रूप में मान्यता देने का निर्देश दे सकता है। इस उपबंध का उद्देश्य राज्य के अल्पसंख्यकों के भाषाई हितों की सुरक्षा करना है। और न्यायपालिका की भाषा एवं विधि पाठ। संविधान में न्यायपालिका एवं विधायिका की भाषा के संबंध में किए गए उपबंध निम्नलिखित हैं। पहला, जब तक संसद अन्यथा ये व्यवस्था न दे, निम्नलिखित कार्य केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे। न्यायपालिका की भाषा और विधि की पाठ की भाषा की बात कर रहा हूँ। तीसरा चैप्टर शुरू हो गया है 343 से 351 के दरमियान। अब देखिए क्या उपबंध है इस संबंध में। पहला ये है कि जब तक संसद अन्यथा व्यवस्था न कर दे तब तक अंग्रेजी में भाषा में होंगे। मतलब जैसे उच्च न्यायालय व प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्यवाही, इसके अलावा केंद्र या राज्य स्तर पर सभी विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियमों, उपनियमों के आधिकारिक पाठ जो है इंग्लिश में होंगे। इसके अलावा दूसरा है, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से हिंदी अथवा किसी राज्य की अन्य राजभाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता, परंतु यह न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों, आज्ञाओं एवं इसके द्वारा पारित आदेशों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा अन्य शब्दों में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, आज्ञा अथवा आदेश केवल अंग्रेजी में ही होंगे जब तक संसद अन्यथा आदेश व्यवस्था न दे। इसके अलावा इसी प्रकार राज्य विधानसभा भी विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, व्यवस्थाओं, उपनियमों के संबंध में किसी भी भाषा का प्रयोग यानी अंग्रेजी के अतिरिक्त भी को निर्धारित कर सकते, परंतु सबका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित करना होगा। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम व उपनियमों के हिंदी में अनुवाद आधिकारिक लेख माने जाएंगे।
इसके अतिरिक्त संसद में प्रस्तुत प्रत्येक विधेयक के साथ इसका हिंदी अनुवाद होना आवश्यक है। इसी प्रकार कुछ मामलों में राज्य के अधिनियमों व अध्यादेशों का भी हिंदी अनुवाद होगा। इसके अलावा यह अधिनियम राज्यपाल को अधिकार देता है कि वह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से उच्च न्यायालय द्वारा उस न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों, निर्णयों, पारित आदेशों में हिंदी अथवा किसी राज्य की अन्य भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकता है। परंतु राज्यपाल को अधिकार है, परंतु इसके साथ इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी संलग्न करना होगा। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान में इसके उद्देश्य के लिए हिंदी का प्रयोग होता है। हालांकि संसद ने उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है, अतः उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनता जो अंग्रेजी में हों। सन 1971 में ऐसी एक याचिकाकर्ता हिंदी में बहस के लिए एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की गई, परंतु न्यायालय ने जब उस याचिका को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि वह अंग्रेजी में नहीं है तथा हिंदी का प्रयोग असंवैधानिक है। प्राधिकृत अनुवाद केंद्रीय विधि अधिनियम 1973 के अनुसार किसी भी केंद्रीय अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, नियमावली जो कि राष्ट्रपति के अधिकार के तहत राजपत्र में प्रकाशित का अनुवाद यदि संविधान के 8वें अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्रीय भाषा यानी हिंदी को छोड़कर हुआ तो उसे संबंधित भाषा का प्राधिकृत पाठ माना जाएगा। ठीक है। 1973 अधिनियम जो है प्राधिकृत अनुवाद यानी केंद्रीय विधि के 1973 के इस अधिनियम के अनुसार ये हुआ। इसके अब हम पढ़ेंगे विशेष निर्देश यानी चौथा चैप्टर 343 से 351 के दरमियान संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा व हिंदी भाषा के उत्थान के लिए कुछ विशिष्ट निर्देश दिए गए हैं। जैसे भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इस संबंध में संविधान में निम्नलिखित उपबंध हैं। क्या है? पहला देखिए, प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को अपनी शिकायत निवारण संघ अथवा राज्य के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को राज्य संघ अथवा राज्य में जैसी भी स्थिति हो प्रयोग की जाने वाली किसी भी भाषा में अभ्यावेदन करने का अधिकार है। इसका अर्थ है किसी भी अभ्यावेदन को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि राजभाषा में नहीं है। इसके अलावा प्रत्येक राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकरण को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। राष्ट्रपति को इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश दे सकता है। इसके अलावा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में किए गए प्रावधानों से संबंधित मामलों की जांच तथा उनकी रिपोर्ट के लिए राष्ट्रपति को एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए। राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करनी चाहिए, संबंधित राज्य सरकारों को भेजनी चाहिए। हिंदी भाषा का विकास, दूसरा बिंदु जो है विशेष निर्देश में वो है हिंदी भाषा का विकास। संविधान हिंदी के विस्तार एवं विकास के हेतु केंद्र के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित करता ताकि ये भारत की विविध संस्कृति के बीच एक लोक भाषा बन सके। इसके अतिरिक्त केंद्र 8वीं अनुसूची में वर्णित हिंदुस्तानी व इसके अन्य भाषाओं के रूप, शैली व भावों को आत्मसात करके इसके शब्दावली को मुख्यतः संस्कृत व गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द लेकर हिंदी को समृद्ध करने के निर्देश देता है। वर्तमान में 2019 में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित हैं। मूल रूप से 14 थी। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, मैथिली या मथिली, ओडिया, इसका नाम पहले उड़िया था बाद में बदल दिया गया। इसके अलावा पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोंगरी यानी डोंगरी या डोगरी दोनों चलते हैं। इसके अलावा बोडो तथा संथाली, ये 22 भाषाएं हैं। सिंधी जो है उसको 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में 15वीं भाषा के रूप में, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में और 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा था। ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये भाषाएं जोड़ी थी बाद में। संविधान की 8वीं अनुसूची में उपरोक्त क्षेत्रीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में उपरोक्त क्षेत्रीय भाषाओं को वर्णित करने के पीछे दो उद्देश्य हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में उपरोक्त क्षेत्रीय भाषाओं को वर्णित करने के पीछे दो उद्देश्य हैं।
पहला, इन भाषाओं के सदस्यों को राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व दिया जाए। दूसरा, इन भाषाओं के रूप में शैली व भावों का प्रयोग हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए किया जाए। राजभाषा पर संसदीय समिति को समझते हैं। सबसे पहले हम राजभाषा अधिनियम 1963 ने राजभाषा पर एक संसदीय समिति की व्यवस्था की थी, जिसका काम था राज्य के आधिकारिक उद्देश्यों से हिंदी भाषा के व्यवहार प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की जाए। इस एक्ट के तहत उक्त समिति का गठन एक्ट को 26 जनवरी 1965 को पारित होने के 10 वर्ष बाद होना था। इस तरह 1967 में समिति गठित की गई थी। समिति में 30 संसद सदस्य हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ठीक है। इसके अतिरिक्त समिति के गठन एवं प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान है। पहला, एक्ट के लागू होने की तिथि से लेकर 10 वर्ष गुजर जाने के बाद एक राजभाषा समिति का गठन होगा। इस उद्देश्य से पेश प्रस्ताव जो संसद के किसी एक सदन में पेश होगा, जिससे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति प्राप्त होगी और जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो चुका होगा। इसके अलावा दूसरा बिंदु की समिति में 30 सदस्य होंगे, इनमें 20 लोकसभा के होंगे और 10 राज्यसभा के होंगे। इनका चयन जो है लोकसभा सदस्यों तथा राज्यसभा सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से। इसके अलावा समिति का यह उत्तरदायित्व होगा कि केंद्र के प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के प्रयोग की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करे। तत्पश्चात राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सौंपे जिसमें अनुशंसाएं हो। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाएंगे और सभी राज्य सरकारों को प्रेषित करेंगे। चौथा, राष्ट्रपति रिपोर्ट पर विचार के उपरांत राज्य सरकारों के विचारों का गौर करने के बाद पूरी रिपोर्ट या उसके कुछ अंशों पर निर्देश जारी कर सकते हैं। समिति के अध्यक्ष समिति के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। परंपरा के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री समय समय पर समिति के अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं। समिति का काम है कि वह अपनी रिपोर्ट अनुशंसाओं सहित राष्ट्रपति को सौंप दे। ऐसा वह केंद्र सरकार के दफ्तरों में हिंदी प्रयोग को परखने के बाद करेगी। वास्तविक स्थिति को परखने के लिए अन्य विधियों को अपनाने के अलावा समिति केंद्र सरकार के दफ्तरों का निरीक्षण करेगी, जहां कई प्रकार की गतिविधियों द्वारा दफ्तरों को हिंदी के महत्तम प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि संविधान के उद्देश्य तथा राजभाषा अधिनियम के प्रावधान कार्यान्वित किए जा सकें। इस उद्देश्य से समिति ने 3 उप समितियां गठित की। तीनों उप समितियों से निरीक्षण करवाने के लिए कई मंत्रालय विभाग भी 3 भागों में बांट दिए गए। इसके अलावा कई उद्देश्यों तथा अन्य संबंध मामलों में राजभाषा के प्रयोग का आकलन करने के लिए तय किया गया कि विविध क्षेत्रों से गणमान्य जैसे शिक्षा, न्यायालय, इसके अलावा स्वयंसेवी संस्थाएं तथा मंत्रालयों विभागों के सचिवों से मौखिक प्रमाण हासिल किया जाए। इस समिति द्वारा केंद्र सरकार के दफ्तरों में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को संविधान द्वारा निर्दिष्ट राजभाषा संबंधी प्रावधानों की पृष्ठभूमि में समीक्षित किया जाए। इसके लिए राजभाषा अधिनियम 1963 तथा इसमें उल्लिखित नियमों के आलोक में भी यह समीक्षा हो। एतद विषयक सरकारी विज्ञप्तियों निर्देशों को संज्ञान लिया जाए। समिति के संदर्भ पद टर्म्स ऑफ रेफरेंस व्यापक होने के चलते यह और भी प्रासंगिक आयामों का आकलन करती हैं। ये आयाम कौन कौन से हैं? स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में शिक्षण का माध्यम, सरकारी सेवाओं में भर्ती का तरीका, विभागीय परीक्षाओं का माध्यम आदि। इसके अलावा राजभाषा के अन्य पक्षों के विस्तार को संज्ञान लेते हुए और वर्तमान स्थिति को समिति के सचिव समिति सचिवालय के अध्यक्ष हैं। उनकी मदद के लिए अवर समिति तथा अन्य अधिकारियों के स्तर के अधिकारी होते हैं। वे समिति के विभिन्न कार्यों के निष्पादन में हर संभव सहायता करते हैं। प्रशासनिक उद्देश्यों से कार्यालय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अधीन है। अब हम समझेंगे शास्त्रीय भाषा का दर्जा। 2004 में भारत सरकार ने एक नया भाषा वर्ग शास्त्रीय भाषाओं को बनाने का फैसला किया। 2006 में इसने शास्त्रीय भाषाएं दर्जा देने के लिए मानदंड तय किए। अब तक 2019 में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिल चुका है। ठीक है। अब 6 भाषाओं को हम समझते कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं जो है इनको दर्जा मिला और कब कब मिला। भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा मिला तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, 2008 में तेलुगु और कन्नड़ को, और 2013 और 14 में
क्रमशः मलयालम और उड़िया को। तमिल को 4 में, संस्कृत को 5 में, तेलुगु को 8 में, कन्नड़ को भी 8 में, मलयालम को 13 में और उड़िया को 14 में शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला। अब हम समझेंगे शास्त्रीय भाषाओं का दर्जे के लाभ क्या हैं। एक बार यदि कोई भाषा शास्त्रीय भाषा ने क्लासिकल लैंग्वेज घोषित हो गई तो उसे एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है जहाँ उस भाषा की पढ़ाई होती है, और इसके अलावा गणमान्य विद्वानों के 2 बड़े पुरस्कार दिए जाने का रास्ता तैयार हो जाता है। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया जा सकता है कि वह कम से कम शुरुआत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषाओं के लिए एक निश्चित संख्या में पेशेवर पीठ स्थापित करे जिन पर उक्त भाषा के गणमान्य विद्वान स्थापित हो। अब हम समझेंगे 343 से 351 तक के समस्त अनुच्छेदों को, और पहले हम समझ लेते हैं कि संघ की भाषा में कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं। 343 और 344 ये 2 अनुच्छेद संघ की भाषा में शामिल हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में 345, 346, 347 ये 3 अनुच्छेद शामिल हैं। और सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की भाषा में 348 से 349 2 भाषा अनुच्छेद शामिल हैं। और विशेष निर्देश या डायरेक्टिव उसमें जो शामिल है वो है 350 और 350 ए और बी दोनों। 350 पे 3 अनुच्छेद है, 350, 350 ए, 350 बी और 351। 350 और 351 2 अनुच्छेद इसमें शामिल किए गए हैं। अब समझते हैं 350 में क्या लिखा गया है, और 343 से शुरू करते हैं। 343 और 344 सबसे पहले संघ की भाषा को समझते हैं। 343 में लिखा संघ की भाषा, संघ की राजभाषा के बारे में लिखा गया है। इसके अलावा 344 में लिखा गया है राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति। 345, 346, 347 जो है उसमें लिखा है क्षेत्रीय भाषाएं। 345 राज्य की राजभाषा अथवा भाषा। 346 में लिखा है एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा। 347 में लिखा है किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोले जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान। 348 और 349 में क्या लिखा गया है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की भाषा। 348 में क्या लिखा गया है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में साथ ही अधिनियमों व विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 349 भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। 350 और 350 ए और 350 बी और 351 में जो लिखे गए विशेष विनिर्देश यानी डायरेक्टिव्स वो क्या है। 350 में लिखा गया है शिकायत निवारण में प्रतिनिधित्व के लिए प्रयुक्त भाषा। 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण देने के लिए सुविधाएं। 350 बी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी। 351 में लिखा गया है हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश। इसके पश्चात हम समझेंगे लोक सेवाएं पब्लिक सर्विसेज को, और